हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र शाखाएं, इंडिपेंडेंट ब्रांच। इंडिपेंडेंट ब्रांच ऐसी शाखाएं होती हैं जो मुख्य कार्यालय की ओर से निर्माण के साथ साथ क्रय विक्रय का कार्य भी करती हैं। अर्थात ये शाखाएं मुख्य कार्यालय की ओर से माल का निर्माण करती हैं, माल का बाजार से क्रय करती हैं और माल को क्रय करने और माल के निर्माण करने के लिए जो खर्चे होते हैं, व्यय होते हैं, उनका भुगतान भी स्वयं करती हैं। अर्थात ये लगभग प्रत्येक कार्य के लिए स्वतंत्र होती हैं और ये अपने यहाँ पूर्ण लेखे तैयार करती हैं। अर्थात ऐसी संस्थाओं को ऐसी शाखाओं को हम पूर्ण लेखा रखने वाली शाखाएं भी कहते हैं। ये शाखाएं चूंकि अपने यहाँ लेखे एक स्वतंत्र इकाई की तरह रखते हैं, तो वर्ष के अंत में तलपट भी बनाते हैं और यह तलपट मुख्य कार्यालय को भेज देते हैं। मुख्य कार्यालय इस तलपट के आधार पर अपनी पुस्तकों में समामेलन की प्रविष्टियां करता है। ये समामेलन की प्रविष्टियां किस प्रकार से की जाती हैं, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाया है। आप जाके उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम स्वतंत्र शाखाओं के लेखे जो हैं उसके आधार पर मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में किस प्रकार से समामेलन की प्रविष्टियां की जाती हैं, इसके संबंध में एक उदाहरण हल करेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम तीनों विधियों से, प्रथम विधि, द्वितीय विधि और तृतीय विधियों से किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं, किस प्रकार से अंतिम खाते बनाए जाते हैं, किस प्रकार से शाखा खाता बनाया जाता है, यह सीखने वाले हैं। तो सवाल इस प्रकार से है। सवाल है कि बिलासपुर शाखा ने निम्नांकित तलपट अपने मुख्य कार्यालय को भेजा है। इस तलपट में रोकड़, प्रारंभिक रहतिया, देनदार, मुख्य कार्यालय से प्राप्त माल, फर्नीचर, क्रय, मजदूरी, वेतन, व्यापारिक व्यय, ये डेबिट पक्ष की मदें हैं और कुछ मदें क्रेडिट पक्ष में भी दी गई हैं। जैसे मुख्य कार्यालय का खाता, क्योंकि मुख्य कार्यालय से जो भी लेन देन होते हैं उसका कुछ शेष बच जाता है। ठीक है, बिक्री दी गई है और लेनदार दिए गए हैं दोनों, अर्थात डेबिट और क्रेडिट का योग 3,90,000 है। कुछ अतिरिक्त सूचनाएं भी दी गई हैं जिसमें लिखा गया है कि अंतिम रहतिया 90,000 है। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा के तलपट के समायोजन के लिए जनरल प्रविष्टियां कीजिए, शाखा खाता बनाइए व अंतिम खाते। अंतिम खातों में व्यापार खाता और लाभ हानि खाता और चिट्ठा शामिल है, आपको बनाना है। तो बच्चों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पहले जनरल प्रविष्टियां होती हैं, फिर खतौनी अर्थात खाता बही तैयार की जाती है, फिर खातों के शेष के आधार पर तलपट बनाया जाता है और फिर अंतिम खाते बनाए जाते हैं। लेकिन गणना की सुविधा की दृष्टि से सवाल को आसानी से करने के लिए हम पहले अंतिम खाते बना लेते हैं। तो बच्चों, अंतिम खातों में क्या क्या आता है? व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, लाभ हानि खाता अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट आता है। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं ब्रांच का व्यापार और लाभ हानि खाता। तो बच्चों, शुरू करते हैं। तो लिख लेते हैं बिलासपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि हम ब्रांच के लिए बना रहे हैं और हमारी ब्रांच बिलासपुर में है, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? बिलासपुर ब्रांच। और हम क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या बन जाएगा पूरा नाम? बिलासपुर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रारूप हम बना लेते हैं बच्चों। दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, पार्टिकुलर्स अमाउंट हमने लिख लिया। और बच्चों, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की मदों का लेखा करेंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट की मदों का जो लेखा होता है उसमें डेबिट पक्ष में क्या क्या लिखा जाता है? ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है, परचेसेस लिखा जाता है और परचेस में से परचेस रिटर्न को घटा कर लिखा जाता है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। तो बच्चों, लिख लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो लिख देते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। देख लेते हैं बच्चों कितना दिया गया है ओपनिंग स्टॉक। तो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 18,000 का। तो बच्चों, हमने यहाँ लिख दिया 18,000। फिर लिखा जाता है टू परचेसेस। परचेसेस कितना दिया गया है बच्चों? परचेसेस दिया गया है आपका, ये परचेसेस है क्रय, 1,80,000। तो लिख दिया हमने 1,80,000। इसके अलावा बच्चों, कुछ माल जो है शाखा को मुख्य कार्यालय से भी प्राप्त हुआ है, वो भी क्रय की तरह लेखा किया जाएगा, क्रय की तरह माना जाएगा। तो देते हैं टू गुड सप्लाइड फ्रॉम हेड ऑफिस। कितने का हुआ है?
तो बच्चों ये हुआ है आपका 1,20,000 का, तो लिख दिया हमने 1,20,000। इसके बाद सेल्स को लिखा जाता है क्रेडिट पक्ष में, तो क्रेडिट पक्ष में लिख देते हैं बाय सेल्स। और सेल्स आपका कितने का हुआ है? सेल्स हुआ है आपका 2,70,000 का, तो बच्चों हमने यहाँ लिख दिया 2,70,000। इसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चों वो आपको समायोजन में दिया गया था कितने का? 90,000 का, तो ये 90,000 हमने लिख दिया। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस सवाल में दिए गए हैं, देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से दिए गए हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक ही दिया गया है, मजदूरी, वेतन और व्यापारिक व्यय जो हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनका लेखा तो लाभ हानि खाते में अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस में किया जाता है। तो मजदूरी 9,000, बेजेस 9,000 लिख देंगे, डेबिट पक्ष में टू बेजेस 9,000। इसके बाद बच्चों दोनों पक्षों का योग लगा लेते हैं, और योग क्रेडिट पक्ष का अधिक आ रहा है तो अंतर की राशि हम डेबिट में लिख देंगे, और अगर डेबिट का योग अधिक होता तो अंतर की राशि क्रेडिट में लिख दी जाती। और चूंकि क्रेडिट का योग अधिक है तो सकल लाभ है अर्थात ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर डेबिट का योग अधिक होता तो लॉस होता, ग्रॉस लॉस कहलाता। तो अभी क्या निकल रहा है हमारा? क्रेडिट का योग अधिक आ रहा है, तो हमने क्रेडिट का योग लगा दिया और ये निकल के आ गया 3,60,000। तो बच्चों इस 3,60,000 में से हम डेबिट के योग को घटा देते हैं, तो घटाने के बाद हमारी अंतर की राशि जो आएगी उसको हम टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे, और कितना आ रहा है? 33,000 की राशि निकल के आ रही है। इसके बाद दोनों पक्षों का योग हो जाता है 3,60,000। बच्चों इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये कहाँ पर लिखा है? डेबिट में लिखा है, तो ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा? विपरीत पक्ष में अर्थात क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 33,000 का। इसके बाद बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको हम डेबिट में लिख देंगे, और जितनी भी इनकम होगी उनको हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो बच्चों प्रश्न में हमको वेतन दिया गया है और व्यापारिक व्यय दिए गए हैं, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनको लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखना है। इसके अलावा और कोई इनकम या एक्सपेंसेस नहीं दिए गए हैं, तो लिख देते हैं डेबिट पक्ष में टू सैलरीज 12,000 के, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 6,000 के, टोटल 18,000। जबकि क्रेडिट का योग 33,000 है, तो क्रेडिट का योग अधिक है, तो अंतर की राशि जो है नेट प्रॉफिट कहलाएगी। और यह नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा? हम ट्रांसफर करते थे बैलेंस शीट में, लेकिन अभी इसको सीधा हम ट्रांसफर करेंगे किसमें बच्चों? जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो लिख देते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अंतर की राशि आ रही है 15,000। इस प्रकार से हमारा दोनों पक्षों का योग बराबर हो गया 33,000। तो बच्चों हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है। इसके बाद बच्चों हम अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बच्चों बैलेंस शीट आप जानते हैं दो पक्ष होते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स। तो बना लिए हमने बच्चों लायबिलिटीज पक्ष और असेट्स, लायबिलिटीज और असेट्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो बच्चों हम पहले लायबिलिटीज में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो हेड ऑफिस है उसका शेष लिखा जाएगा, तो हेड ऑफिस का शेष लिख देते हैं जो कितना है 90,000। अब 90,000 हमने इनर कॉलम में लिखा है, क्योंकि इसमें जो है नेट प्रॉफिट को जोड़ के लिखा जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है 15,000, अभी अभी हमने निकाला है, तो ये हो जाता है 1,05,000। इसके बाद बच्चों आगे की मदद हम लिख लेते हैं। तो क्रेडिटर्स दिए गए हैं प्रश्न में, कितने के दिए गए हैं क्रेडिटर्स? क्रेडिटर्स हैं 30,000 के, तो लिख देते हैं बच्चों हम 30,000। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं हम सवाल में और लिखते हैं आगे की मदों को। तो आगे की मद है फर्नीचर का शेष दिया गया है, और फर्नीचर का शेष 6,000 है। इसके अलावा और कौन सी संपत्ति दी गई है फर्नीचर के अलावा? तो देख लेते हैं, फर्नीचर है, देनदार है, ये देनदार भी लिख लेंगे, और रोकड़ शेष है 9,000 का रोकड़ शेष है, और देनदार हैं 30,000 के। ठीक है बच्चों, और ठीक है तो लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक समायोजन में दिया गया था, कितने का था? 90,000 का। डेटर्स 30,000 के, और कैश हमारी है 9,000 की। इस प्रकार से बच्चों हमारा बैलेंस शीट बनकर तैयार हो जाता है, और योग आ जाता है 1,35,000। तो बैलेंस शीट बनाना
बहुत ही आसान है। जितनी संपत्तियां सबको संपत्ति पक्ष में लिख दो, जो भी दायित्व है उनको दायित्व पक्ष में लिख दो। तो बच्चों जो हम दायित्व पक्ष में लिखते थे कैपिटल लिखते थे, लेकिन यहाँ पर ब्रांच का जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ब्रांच का जो भी शेष होगा वो उसका एक्चुअल मालिक कौन है, हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर हमने हेड ऑफिस का नाम लिख दिया है। एक्चुअल में हेड ऑफिस के लिए कैपिटल की तरह होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर याददाश्त के लिख दिया ये जो राशि है ये हेड ऑफिस का बैलेंस है 90,000। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अंतिम खाते बना लिए हैं। तो बच्चों अब आपसे जनरल प्रविष्टियां पूछी गई हैं, तो इनके आधार पर हम जनरल प्रविष्टियां बना लेते हैं। तो बच्चों पहुंच जाते हैं हम आगे जनरल प्रविष्टियां बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जनरल प्रविष्टियां कैसे बनाई जाती हैं, तो जनरल का प्रारूप बना लेते हैं। ठीक है, 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ नंबर, अमाउंट, इसको डेबिट अमाउंट कहेंगे, और दूसरा ये क्रेडिट अमाउंट कहलाएगा। ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। तो बच्चों अब जनरल प्रविष्टियां जो हम कर रहे हैं ये प्रथम विधि से कर रहे हैं। प्रथम विधि में क्या होता है, जो हमने अंतिम खाते बनाए हैं उसके आधार पर हम, ठीक है, वैसे एक्चुअल में जो जनरल प्रविष्टियों के आधार पर अंतिम खातों में जाते हैं हम, लेकिन यहाँ पर सवाल को सरल बनाने के लिए हमने व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा बना लिया है। और उसके आधार पर प्रथम विधि में जो 8 जनरल प्रविष्टियां होती हैं, जिसमें से 3 होती हैं व्यापार खाते से, 3 होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और 2 होती हैं बैलेंस शीट से। तो बच्चों हम बना लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में बच्चों आपको याद होगा कि यहाँ पर 2 पक्ष है, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। तो एक प्रविष्टि डेबिट के लिए की जाएगी और एक प्रविष्टि क्रेडिट के लिए की जाएगी, और तीसरी प्रविष्टि की जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। कौन कैसे की जाएगी, ये जो डेबिट बैलेंसेस हैं, डेबिट में जो मदें हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड सप्लाई टू हेड ऑफिस और वेजेस, इसके लिए पहली प्रविष्टि की जाएगी। दूसरी प्रविष्टि की जाएगी सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक के लिए, ठीक है बच्चों, और तीसरी प्रविष्टि की जाएगी इसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो बच्चों हम बना लेते हैं ये 3 प्रविष्टियां, ठीक है। इसके बाद अगली 3 प्रविष्टि किसके लिए होंगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित होंगी, जिसमें एक प्रविष्टि हुई किसके लिए, डेबिट के मदों के लिए, जो चौथे नंबर की प्रविष्टि कहलाएगी यहाँ पर। फिर एक होगी क्रेडिट पक्ष की मदों के लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्रेडिट पक्ष की मदें नहीं दी गई हैं, लेकिन अगर दी गई होती तो एक प्रविष्टि यहाँ पर की जाती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो एक प्रविष्टि होनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे हैं। तो जो अगली प्रविष्टि होगी वो क्या हो जाएगी, टू जनरल एंड प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है उसके लिए प्रविष्टि हम कर देंगे। इस तो बच्चों हम इन 5 प्रविष्टियों को पहले कर लेते हैं, फिर बैलेंस शीट में देखेंगे किस प्रकार से प्रविष्टियां की जाती हैं। तो बच्चों पहली प्रविष्टि किसके लिए होगी, पहली प्रविष्टि होगी आपके डेबिट बैलेंस के लिए, ठीक है। तो क्या प्रविष्टि हो जाएगी, तो पहली प्रविष्टि हो जाएगी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कितनी मदों से हुआ है वो आपको नरेशन से पता चल जाएगा। क्या क्या था उसमें, ओपनिंग स्टॉक था, परचेज था, गुड सप्लाई था और वेजेस था। तो हम यहाँ पर इनका टोटल लिख लेंगे, ठीक है। तो नरेशन लिख देते हैं, बीइंग डेबिट आइटम्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें है स्टॉक है, ठीक है, 18,000 का, परचेसेस है 1,80,000 का, गुड सप्लाई टू हेड ऑफिस है, यह कितने का है 1,20,000 का, और है बेजेस ये है 9,000 का। तो इनका टोटल हो जाता है 3,27,000। तो 3,27,000 हमने डेबिट में लिख दिए और 3,27,000 हम क्रेडिट लिख देंगे। तो क्या प्रविष्टि बन गई बच्चों हमारी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। क्या किया हमने, जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट है, व्यापार खाता है, उसकी डेबिट पक्ष की मदों के लिए हमने ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कर दिया और टू ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो बहुत आसान है, तो पहली प्रविष्टि बनकर तैयार हो जाती। अब बच्चों हम दूसरी प्रविष्टि करेंगे, किसके लिए करेंगे, क्रेडिट मदों के लिए। क्रेडिट मदों के लिए क्या प्रविष्टि होगी, ये प्रविष्टि होगी। तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। तो प्रविष्टि हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, और मदें कौन कौन सी हैं, बीइंग क्रेडिट आइटम
ऑफ ट्रेड अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड, इसमें क्या क्या शामिल है, आपका सेल्स शामिल है 2,70,000 का और क्लोजिंग स्टॉक शामिल है 90,000 का। टोटल अमाउंट है 3,60,000। तो 3,60,000 डेबिट में लिख दिए और 3,60,000 क्रेडिट में लिख दिए। इस प्रकार से हमारी दूसरी प्रविष्टि बनकर तैयार हो जाती है। अब हम अगले पेज पर जाएंगे। तो अब बच्चों हम जानते हैं कि टोटल सीएफ किया जाता है। तो टोटल सीएफ आ रहा है हमारा 6,87,000 और इसको हम ले जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं और प्रारूप बना लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल बीएफ। क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, टोटल सीएफ ही लिखा है, ये वास्तव में क्या है, यहाँ पर टोटल बीएफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, टोटल बीएफ। इसके बाद बच्चों अब हम अगली प्रविष्टि करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या प्रविष्टि बन जाएगी, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पूरा नाम हो जाएगा टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितनी अमाउंट आई थी, 33,000 की। बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 33,000 डेबिट में और 33,000 क्रेडिट में लिख दिए। तो 3 प्रविष्टियां हो गई। इसके बाद चौथी प्रविष्टि जो होगी वह किसके लिए होगी, ये होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट पक्ष की मदों के लिए, सैलरी और ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, तो बच्चों कर लेते हैं अगली प्रविष्टि। चौथे नंबर की प्रविष्टि की लाएगी। तो क्या प्रविष्टि हो जाएगी, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, बीइंग डेबिट आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकॉर्पोरेटेड। इसके अंतर्गत शामिल है आपका सैलरीज और शामिल है ट्रेड एक्सपेंसेस। इनका योग हो रहा है 18,000 डेबिट में, 18,000 क्रेडिट में। इस प्रकार से हमने डेबिट पक्ष की मदों की जनरल प्रविष्टि कर दी। अब क्रेडिट पक्ष की मदों की प्रविष्टि करेंगे। तो बच्चों क्रेडिट में कोई मद नहीं है तो कोई प्रविष्टि नहीं की जा रही है। तो अगली प्रविष्टि हो जाएगी नेट प्रॉफिट के लिए। तो नेट प्रॉफिट को जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो प्रविष्टि बनेगी क्या, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का आ रहा है, ये राशि आ रही है निकल के 15,000 की। ठीक है, तो नरेशन भी लिख देंगे हम साथ में, बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद बच्चों बैलेंस शीट के लिए प्रविष्टियां की जाएंगी। ठीक है, तो बच्चों हम बैलेंस शीट के लिए प्रविष्टि कर लेंगे। तो बैलेंस शीट के लिए एक प्रविष्टि डेबिट आइटम की संपत्ति पक्ष के लिए की जाएगी और एक दायित्व पक्ष के लिए की जाएगी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो हेड ऑफिस है इसके लिए कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में ब्रांच का खाता पहले से खुला होता है, तो इसके लिए कोई सम्मिलन की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उस मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में पहले से ब्रांच का अकाउंट खुला हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर अब हम कर लेते हैं। तो किसके लिए प्रविष्टि करेंगे, संपत्ति पक्ष के लिए हो जाएगी अगली प्रविष्टि और एक प्रविष्टि हो जाएगी दायित्व के लिए। तो संपत्ति दायित्व पक्ष के लिए ये मध्य हो जाएगी और यहाँ पर हो जाएगी ये संपत्ति के लिए। तो संपत्तियों के लिए हम 7वें नंबर पर कर देंगे और 8वें नंबर पर प्रविष्टि कर देंगे हम किसके लिए, दायित्व के लिए। तो क्या प्रविष्टि बन जाएगी, कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसका टोटल सीएफ कर लेते हैं, जैसे अभी टोटल पिछले पेज में किया था हमने और यहाँ पर टोटल बीएफ लाए थे। तो यहाँ पर टोटल सीएफ निकाल के अगले पेज पर ले जाएंगे, 10,53,000 ये अगले पेज पर ले जाएंगे। अगले पेज पर हम पहुँच जाते हैं तो लिख लेते हैं सबसे पहले प्रारूप बना करके टोटल बीएफ 10,53,000। तो बच्चों अब हमें यहाँ पर जो है हमारे जो बैलेंस शीट है उसके संपत्ति पक्ष की मदों की खतौनी करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअली करेंगे, अर्थात संपत्ति का नाम लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, संपत्ति का पूरा नाम, बिलासपुर ब्रांच असेट्स अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। तो लिखते हैं सबसे पहले बिलासपुर ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट, ये है 9,000 का। और क्या संपत्ति है, बिलासपुर ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये कितने का है, 90,000 का। और क्या संपत्ति है, बिलासपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट, ये है 30,000 के। और बिलासपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये कितने के हैं, ये आपके हैं 6,000 के। इसके बाद टू ब्रांच अकाउंट, उनका टोटल हो रहा है 1,35,000। और बीइंग ब्रांच असेट्स इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, अगली प्रविष्टि कर लेते हैं, 7वें नंबर पर होगी। वैसे 8 प्रविष्टियां होती हैं लेकिन हमारे जो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम की कोई प्रविष्टि नहीं थी, ठीक है, तो एक प्रविष्टि कम हो गई है, ठीक है। तो अब कर लेंगे हम लायबिलिटीज पक्ष के लिए। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट, यहाँ पर ब्रांच का पूरा नाम लिखना चाहिए था बच्चों हमको, बिलासपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बिलासपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, कितने का है, 30,000 के, बीइंग ब्रांच लायबिलिटीज इनकॉर्पोरेटेड, और बंद कर देंगे। इस प्रकार हम दोनों पक्षों का टोटल करके देख लेते हैं, बराबर आना चाहिए। ये आ गया 12,22,000, 12,22,000। इस प्रकार से हमारी जनरल प्रविष्टियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अब बच्चों हमको बनाना है बिलासपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हम क्या बनाएंगे, बिलासपुर ब्रांच अकाउंट। तो बिलासपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे हेड ऑफिस की पुस्तकों में। तो हेड ऑफिस का जो खाता था वहां पर यहाँ पर लिखा जाएगा। तो बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी, ठीक है। क्या होगा, बैलेंस बीडी कितने का था, ये आपको सवाल में दिया गया है, कितने का, ये दिया गया है मुख्य कार्यालय खाता 90,000। तो यही तो इसके लिए बैलेंस बीडी का काम करेगा, ठीक है। बैलेंस बीडी 90,000। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो हमने जनरल प्रविष्टि की है, पहली जनरल प्रविष्टि ट्रेडिंग अकाउंट से की थी हमने, क्या प्रविष्टि की थी बिला, तो खतौनी कर लेते हैं। तो लिख देंगे टू बिलासपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 3,60,000, ये क्रेडिट पक्ष की मदों का लेखा हो गया, और डेबिट पक्ष की मदों का लेखा हो जाएगा बाय बिलासपुर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 3,27,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में कहीं पर ब्रांच का नाम नहीं आया था तो उसकी खतौनी नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट की पक्ष को मदों को लिख देंगे हम यहाँ पर, क्रेडिट में बाय बिलासपुर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,000, और जो इनकम थी वो थी नहीं, तो यहाँ पर डेबिट में कोई खतौनी नहीं होगी। इसके बाद जो भी नेट प्रॉफिट था वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया था, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए भी यहाँ पर कोई प्रविष्टि नहीं होगी। इसके बाद संपत्तियों के लिए प्रविष्टि कर लेंगे। संपत्तियों के लिए हमने क्या प्रविष्टि की थी, ब्रांच अकाउंट, जितनी भी संपत्तियां थी ब्रांच की उनको हमने डेबिट किया था, और बिलासपुर ब्रांच को क्रेडिट किया, तो क्रेडिट में खतौनी कर लेंगे, ठीक है। बाय बिलासपुर ब्रांच कैश अकाउंट 9,000, बाय बिलासपुर ब्रांच डेटर्स अकाउंट 30,000, बाय बिलासपुर ब्रांच फर्नीचर अकाउंट 6,000, बाय बिलासपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट 90,000। और इसके अलावा जो क्रेडिटर्स थे उनकी खतौनी हम यहाँ पर डेबिट में कर देंगे टू बिलासपुर ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट 30,000, और इसके बाद दोनों पक्षों का योग कर देंगे, और योग आना चाहिए हमारा बराबर, और ये आ रहा है 4,80,000। तो बच्चों प्रथम विधि से हमने अंतिम खाते बनाना भी देख लिए, ब्रांच अकाउंट बनाना भी देख लिए, और जनरल प्रविष्टि भी देख ली।